बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज गवादर में मौजूद थे। गवादर में 2200 एकड़ फिट का एक फ्री जोन बनाया गया है, इंडस्ट्रियल जोन है, उसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया। बहुत से गवादर के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि हमने बलूचिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। उनका ये भी एतराफ़ था कि बलूचिस्तान की तरक्की ना होने में वफाक भी ज़िम्मेदार है और यहाँ के सियासतदान भी ज़िम्मेदार हैं। उनका ये कहना था कि जो हिस्सा बलूचिस्तान को पहुँचता था वो यहाँ के सियासतदान खा जाते थे, लेकिन अब बलूचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से उनका यह कहना था कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर जो है वो भारत है। भारत ने पाकिस्तान में तखरीबकारी के मंसूबे बनाए जो हम बेनकाब कर चुके हैं, उसने खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि अफगानिस्तान का क्या बनेगा ये अमेरिका को भी मालूम नहीं है। अमेरिका को यह भी मालूम नहीं कि एक महीने बाद यहां पर सूरत हाल क्या होगी। हमसाया मुमालिक जो अफगानिस्तान के हैं उन्हें अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए, हमें भी किरदार अदा करना चाहिए। और उन्होंने साबिका हुकूमतों पर भी तनकीद की बलूचिस्तान को लेकर। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे और हमारी जो जुगाई सूरत हाल है वो किस हद तक तब्दील होने जा रही है उस बारे में भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के कुछ हिस्से मुलाहिजा कीजिए, फिर इशू पे बात करते हैं। बलूचिस्तान की सारी टोटल अपलिफ्ट जो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी अब तक जो हमारी इस सारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई उसमें बदकिस्मती से कई इलाके बहुत पीछे रह गए और उसमें बलूचिस्तान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद हैं उनसे भी बात करने का सोच रहा हूँ। यानी माजी की हुकूमतों ने उन्हें नज़रअंदाज किया, उनके खिलाफ तहरीकें चलाईं, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? और बलूचिस्तान की तरक्की को लेकर सी-पैक से मंसूब जो है आने वाले दिनों में इक़दामात क्या होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में अपनी धुआंधार और ऐसी तकरीर जिसने पाकिस्तान के हर शख्स के दिल में दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए एक जगह बना दी। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर तकरीर, बड़ी जामिया तकरीर। मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बहुत से अहम फ़ैसले कर चुके हैं। पाकिस्तान के अदारे और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों बहुत अहम फ़ैसले कर चुके हैं। पहले अमेरिका को ललकारा, भारत को ललकारा, वाज़ेह कह दिया कि हमने अड्डे नहीं देने। हर पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, हर अपोजिशन जमात ने भी अगर तारीफ़ नहीं की तो तनकीद भी नहीं की। या सर, ये एक बहुत बड़ी चीज़। अब बलूचिस्तान महरूमी का शिकार, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए, ये बहुत सी चीज़ें थी। और भारत का सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर से लोगों को तैयार किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बज़न किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर जो है अक्सरियत पसंदियाँ, अलहदगी पसंदियाँ, जो भी आप कह लें, उन तहरीकों को सपोर्ट किया जाए। और बलूचिस्तान ही आपको पता कुलभूषण यादव कहाँ से मिला, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता था। भारत सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो उसका टारगेट है वो बलूचिस्तान था ना, वहीं से उसे मिलते थे। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहाँ जैसे जिस तरह वहाँ जाकर एक बड़ी ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया कि ये माना कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी, बलूचिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए थी। इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ बल्कि कद बढ़ा यासर। और उस दूसरी बात कि अब बलूचिस्तान, मेरी कई बलूचिस्तान के बड़े अहम लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर-ए-आज़म के आज के टूर के बाद 3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। एक, बलोचियों को ये एहसास हो गया है मज़ीद कि जी हम पाकिस्तान का हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे मरेंगे, हुकूमत हमारा साथ देगी। दूसरा, उसने कहा कि सी-पैक के हवाले से जो खदशात थे, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की का प्रोपेगेंडा था, जो भारत जिसे रोकना चाहता था, जो भारत की कोशिश थी, आज वो भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और सी-पैक का दोबारा हर चीज़ सामने आ गई। इस तरह उन्होंने कहा जी खुशहाली आने लगी है बलूचिस्तान में। और आखिर में उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग या सर ये ज़हन में रखिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल क्लियर इशारा दिया है कि वो लोग जो भटक गए हैं, एक वो हैं जो टिपिकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाह रहे हैं, जिन्हें जो इंडिया के मुकम्मल एजेंट बन चुके हैं,
जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के अहम अदारों के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, एक वो लोग हैं। एक वो हैं जिन नौजवानों को गलत बुनियाद पर, गलत फहमी की बुनियाद पर झूठा प्रोपेगेंडा करके अपने में ये शामिल करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म उनको वापस लाना चाह रहे हैं, उनको कौमी धारे में लाना चाह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने वहाँ पर बहुत किया। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी परचम पकड़े लोगों ने पहाड़ों से नीचे उतर के उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने अपना असला वापस किया। अब कुछ और अहम मेरे पास इतलात ये हैं यासर कि कुछ बहुत बड़े ग्रुप जो हैं, बहुत बड़े ग्रुप, ये आपको मैं ब्रेकिंग दे दूं, वो कौमी धारे में आना चाहते हैं। सही। उनके साथ मुज़ाकरात तकरीबन हमारे अहमदारों के मुकम्मल हो चुके हैं। वो ग्रुप जो हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था भारत की खुफिया एजेंसियाँ, रा, मोसाद, NDS और एक और हमारा हमसाया मुल्क है उसकी एजेंसी, ये उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थे। उन पर काम कर रहे थे, उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन ग्रुपों को जब हकीकत का इल्म हुआ और हमारे अहम तरीन अदारों में इसने रोल अदा किया, तो अब वो ग्रुप जो है कौमी धारे में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब वो ग्रुप कौमी धारे में आएंगे तो पाकिस्तान में आपको एक नक्शा तब्दील होता नज़र आएगा, क्योंकि उसमें चंद एक ऐसे नाम हैं कि अभी हम सामने इसलिए नहीं ला सकते कि खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं कि वो कौमी धारे में आएंगे और वो आकर ऐसे इंकशाफात करेंगे कि भारत जो है वो मज़ीद नंगा हो जाएगा। भारत की दहशतगर्दी, रा की दहशतगर्दी, मोसाद की दहशतगर्दी, NDS की दहशतगर्दी क्लियर होकर सामने आ जाएगा। और ये भी वो खुद लोग कहेंगे कि भारत के किस किस शहर में, अफ़गानिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पर, किस किस और मुल्क में और अरब रियासतों में से किस जगह पे किसको किस जगह बुलाया जाता है, किसको बुलाकर कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पैसा दिया जाता है, यहाँ पर किन किन NGOs के जरिए किन किन से राब्ते किए जाते हैं, किस तरीके से पैसे जाते हैं। या सर एक और खौफनाक आपको चीज़ बता दूँ, चूँकि वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बोले, वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं तो सारी तैयारी करके गए थे। और भाई पाकिस्तान के अंदर तो इतना खौफनाक भारत खेल रहा था कि हमारे अहम अदारों ने उसे बेनकाब किया। और मैं आपको एक और बता दूं, जिस तरह बलोचिस्तान से बहुत बड़े ग्रुप जो है कौमी धारे में आ रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों की जो सहूलतकार के साथ साथ इन्वेस्टर थे। पैसा इन्वेस्ट किस तरह करते थे, कौन हवाला करता था, कौन किस तरह करता था, बलोचिस्तान के अंदर कितना पैसा किसको मिलता था, सिंध में कितना पैसा किसको मिलता था, ये सारा कुछ जो है वो जल्द बेनकाब हो रहा है। और ये वज़ीर आज़म का ऐलान के बाद अगले आप मैक्सिमम 15 से 20 दिन या 1 महीने में आप देख लेंगे कि कौमी धारे में जो बड़े ग्रुप आ रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे नाम होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद मायूसी किसको होगी। भारत आज आपको पता है कि आज वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद भारत के अंदर तो सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत वहाँ जो बलोचिस्तान और CPAC के हवाले से ख्वाब देख रहा था, जो कुछ और करने जा रहा था, उसको तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल उनके तमाम ख्वाब जो हैं उनको चिकनाचूर कर दिया। उनका तो बिल्कुल उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये चलें मैं यासर एक और आपको ब्रेक दे दूँ। एक अहम सियासी घराना जो बलोचिस्तान में बड़ी अहमियत रखता है, जो हमेशा एंटी पाकिस्तान उनके हवाले से उनकी बातें, एंटी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बातें सुनी जाती थी, वो भी अपना रवैया चेंज कर रहे हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। समझ। ठीक है, 4, 5, 6 बड़े वहाँ पे घराने हैं, उसमें से एक घराना जो है वो भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ किसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली उसी वक्त ही समझ जाना चाहिए था जब वज़ीर आज़म इमरान खान की असम्बली में तकरीर के दौरान अली वज़ीर डेस्क बजा रहे थे। देखिए बहुत से लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको चेंजिंग नज़र आएगी। भारत के मंसूबे टूटते हुए नजर आएंगे, NDS के मंसूबे बर्बाद होते नजर आएंगे, CIA मोसाद के मंसूबे बर्बाद होते नजर आएंगे। वज़ीर आज़म ने आज अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी जामे बात की है। अफगानिस्तान में उनका ये भी कहना है कि तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर किन किन ममालिक से पाकिस्तान राब्ते करना चाह रहा है ताकि अमन कायम हो सके, और ये अमन कायम करने के लिए कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव रिस्पांस देखने में आया? देखिए पाकिस्तान ने जो बेहतरीन काम शुरू किया, एक ज़हन में रखिएगा, पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है वहाँ से राह को निकाला जाए, वहाँ से NDS को राह के चंगल से निकाला जाए। NDS अपने मुल्क के लिए काम करे, राह के लिए न करे। वहाँ से दाइश समेत दीगर जमातें जिन्हें मोसाद, राह, NDS, CIA सपोर्ट करती है, उनका खात्मा हो, तो उसके बाद वहाँ पे अमन बहाल हो सकता है। पाकिस्तान को चाइना ने यकीन दहानी करा दी है, पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने यकीन दहानी करा दी है, पाकिस्तान को ईरान की तरफ से
यकीन दहानी किसी हद तक हो गई है, मुकम्मल नहीं मैं कह सकता, लेकिन वहाँ पे ख़राबी जो पैदा की जा रही है वो पैदा की जा रही है भारत की तरफ से। भारत की लॉबी किसी सूरत नहीं चाहती, किसी सूरत नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, क्योंकि वो उन्हें पता है। देखें, ज़हन में रखिएगा, जो खान साहब ने कहा ना कि सबसे बड़ा लूज़र भारत है, बिल्कुल भारत लूज़र है सबसे बड़ा। भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में थी। इन्वेस्टमेंट क्या थी? अफ़गानिस्तान के लिए नहीं थी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वहाँ से आपको नहीं पता किसका जनाजा कहाँ पे किस तरह ले जाया गया था? क्या आपको नहीं पता वहाँ पे जो पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले होते थे तो उसके पीछे कौन होता था? अफगानिस्तान की सूरत हाल किस हद तक तब्दील हो रही है? जैसा कि खान साहब इशारा कर रहे हैं कि अगर तालिबान का कंट्रोल आ गया तो भारत की सरमायाकारी का क्या बनेगा? आए दिन खबरें ये हैं कि मजीद 3 अजला पे अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आज फिर ये है कि 3 अजला पे मजीद हो चुका है। अब जो अफगान फोर्सेज हैं वो पनाह लेने के लिए ताजिकिस्तान में घुस गई हैं। अब बनेगा क्या? मैं आपको ये भी दे दूं, भारतीय फोर्सेस जो हैं, कुछ भारतीय फोर्सेस के लोग अफगानिस्तान में मौजूद थे, बावर्दी, कुछ उनकी एजेंसीज के लोग मौजूद थे। ये एक मीटिंग हो रही होती है जो अफ़गानिस्तान में एक मकाम पे एक मीटिंग होती है जिसमें ये सारे लोग मौजूद होते हैं और उसमें दाइश के लोग भी मौजूद हैं। सर, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, उसमें दाइश के कुछ ज़िम्मेदारान मौजूद थे और सब जो है वहाँ पे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग का हिस्सा कुछ ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की जाए। वहाँ पर तालिबान ने जाके बहुत से लोगों को पकड़ लिया। सही, ये मैं आपको बिल्कुल, और उस पकड़े जाने वालों में एक भारतीय कौंसलेट का अहम ज़िम्मेदार भी शामिल है। मुझे कहेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। अहम ज़िम्मेदार शामिल है और जब उन लोगों से पकड़े गए हैं जो लोग, जब उनकी शनाख्त और सारा कुछ सामने आया तो उसमें दाइश का अहम रहनुमा भी शामिल था। अब मुझे बताएं, चले गैर मुल्की जैसी एजेंसियां तो हैं, अब भारतीय एजेंसियों के कौंसलेट के लोग जो हैं वो दाइश के लोगों के साथ बैठे, NDS के लोग उनके साथ बैठे, मुसाद के लोग उनके साथ बैठे, तो फिर तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए ना अफ़गानिस्तान के अंदर कौन क्या खेल खेल रहा था, दाइश किसके कहने पे काम कर रही थी, NDS जो है वो किसको सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पर जो भारतीय कौंसलेट है उसका जो है एक बड़ा अहम ज़िम्मेदार पकड़ा गया है, जिसको अगले 1 या 2 दिनों में यासर मैं बता दूँ भारतीय मीडिया पर भी आ जाएगा। उससे ये नहीं कहेंगे ये पकड़ा गया है, कहेंगे जनाब कि तालिबान उन्हें अगवा करके ले गए हैं। ये कहा जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये खेम खेली जा रही है और हकीकत कुछ और है। और मेरा ये भी ब्रेक कर दूं कि हो सकता है चंद दिनों में एक वीडियो भी सामने आ जाए जिसमें बड़े अहम तरीन इंकशाफात हों और इस वीडियो में इन सब की तस्वीर भी मौजूद। सही, राणा साहब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज तकरीर में ये भी कहा कि लाहौर में जो वाक़या हुआ उसके पीछे भारत मुलव्वस है, उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। मुशीर कौमी सलामती ने भी इसकी तस्दीक की है। तो लाहौर में जौहर टाउन में जो बम धमाका हुआ उसके सबूत क्या मिले? क्या वो सबूत भारत को फराहम किए गए? और भारत ने जो ड्रामा रचाया कालूचक एयरबेस के हवाले से, उसकी तरदीद किन अल्फाज में की गई? देखिए, मैंने तो उस दिन, हमने तो उस कालूचक एयरबेस के हवाले से आपको बताया, मैंने तो डिटेल दे दी थी, मैंने तो नाम भी दे दिए थे कि किन लोगों के ज़रिए वो सारा ड्रामा किया गया। हमने तो ये भी बता दिया था। देखिए, भारत ने क्या किया, भारत जब पकड़ा जाता है लाहौर वाले बम धमाके में, याद करें हमने पहले दिन कह दिया था राह इसमें मुलव्वस है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा दें, वो गुफ्तगू सुना दें जो राह के लोगों की है, वो तस्वीरें दिखा दें, जो सारे कनेक्शन मिलते हैं किसके साथ, कौन कौन किससे किस तरह राब्ते में था, कहाँ से किसको पेमेंट आती थी, ये आप देख सकते हैं। ज़रा नाज़रीन गुफ्तगू मुलाहिज़ा करते हैं, फिर इशू पे बात करेंगे। ये मैं अपना जो है उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का मुझे बता दें कि मैं अपना जो है उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल मेरे अकाउंट में 5000 दिरहम डाल दिए थे। नाज़रीन, ये इतनी क्लियर आवाज़ नहीं है, हम वो भी आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं जो उर्दू में ट्रांसलेट की गई है, मुलाहिज़ा करें। और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का मुझे बता दें कि मैं अपना जो है उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। ये हमने आवाज़ जो सुनवाई है, ये आवाज़ किसकी है जिसका अब उर्दू तर्जमा टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है? ये गुफ्तगू कौन कर रहा है, किसको हिदायत दे रहा है और कितने दिन ये हिदायत देता रहा?
देखें ये हदायत काफ़ी अरसे से चल रही थी, ये एक टारगेट था, उस टारगेट को इन्होंने अचीव करने की कोशिश करनी थी। आप उसमें देखें कि वो बड़ा जिस तरह बड़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई क्या भाईजान क्या हाल है फ़लाँ है, अल्लाह करे आप ठीक हों, मुझे मेरा मतलब था कि कैमरे तो ज़रूर वहाँ पर रिकॉर्ड करते थे फ़लाँ फ़लाँ, ये सारा अगर हम अपनी स्क्रीन पे देखें ये हर्फ ब हर्फ वो है जो चीज़ें उसने की हुई है। और उसने जिसमें कहा जिस वक्त कहता कि बंदा पता ना गाड़ी वाला बंदा मास्क पहन के गया था, क्या मैं देखा खुद किसी ने आपको देख तो नहीं लिया फ़लाँ 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 फ़लाँ। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है यासर, जिस वक्त ये धमाका होता है जियो फेंसिंग वहाँ पे होती है, उससे पहले हमारे खसास दारे बड़े मुतहर्रक थे, बड़े मुतहर्रक हैं, और उन्होंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें निकाल ली थी। तो इससे तो बहुत क्लियर हो गया था कि ये रा ने करवाया। रा इस धमाके के बाद जब रा के लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास तो तमाम रिकॉर्ड आ गया, तमाम लोग गिरफ्तार हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, तो उन्होंने अपने आप को इसको बचाने के लिए कि हम इसमें नहीं हैं, तो उन्होंने भारत के मकबूजा कश्मीर में एक ड्रामा कर दिया। वो ड्रामा उन्होंने ऐसा ड्रामा किया, हमें ये नहीं पता कि जिस एयरफोर्स के एयरबेस पर उन्होंने कहा कि ड्रोन आया है, भाई वो 15 किलोमीटर है पाकिस्तान से। अब 15 किलोमीटर जो है ड्रोन जाएगा, ये ड्रोन कोई F-16 त्यारा नहीं है या सर जो 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा, जो 1 सेकंड में पहुँच जाएगा। भाई ड्रोन है, उसकी कितनी रफ्तार होगी। और ये ड्रोन भी वो है जो बिल्कुल मुबशर लुकमान उस दिन ठीक कहा था, ये वो ड्रोन है जो आपको मिल जाते हैं बाजार से 1.5 लाख 3 लाख ड्रोन है। तो मुझे बताया कि वो ड्रोन जो है उसको दिखाया गया, एक ड्रामा किया गया, और उस ड्रामे में भी देखिए इन्होंने अपने ही बंदे मार दिए, अपनी एयरबेस तबाह कर दी, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, और सिर्फ ये देखने कहने के लिए कि जनाब पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। अपने ज़हन से ये अपने चेहरे से वो नकाब हटाने की बजाय अपना चेहरा बेनकाब हो गया कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत ने बंदे भेजे, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई, हर चीज़ आ गई, तो उसके बाद क्या चीज़ रह जाती है। या सर मैं ये भी बता दूं, कराची लाहौर के 6 बुक मेकर जो दहशतगर्दों को हवाला पैसे देते थे वो भी शिकंजे में आ रहे हैं। सही, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी ब्रेक होंगी आइंदा। क्या करते थे, भारत से उन्हें मिलती थी कि जनाब इतने पैसे फलां को दे दो, पैसे दे दिए जाते थे। ये जिस अरब मुल्क से पेमेंट हुई है उसका भी तो आप ज़रा ताना बाना देखें ना, किसके साथ मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं यासर, बहुत सी चीज़ें हैं। और भारत जो है वो जो कोशिश कर रहा है, भारत जिस चीज़ को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, भारत तो फ्लॉप हो गया, बलोचिस्तान में वो फ्लॉप हो गया, बाकी जगह पे फ्लॉप हो गया। भारत का नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। भारत को ये समझना चाहिए कि खत्ते में बदअमनी फैलाने के उसके तमाम तर हरबे नाकाम हो चुके हैं। हर मुल्क को ये पता चल चुका है कि उसका नेटवर्क किस हद तक फैला हुआ है, किस किस से रवाबित में है। अगर अब भी बदअमनी ही फैलाना है तो दुनिया भर में अपना तमाशा मजीद बनवाना होगा। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम जोग्राफियाई सूरत हाल पर बात कर चुके हैं, सियासत पे भी बात कर चुके हैं, अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पे बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज़ के साथ साथ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ शहबाज शरीफ भी इनएक्टिव होंगे और वहाँ पे जलसों में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा तो शिरकत कर ही रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं, अब उनके टारगेट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ शेख रशीद साहब भी ये कहते हैं कि कश्मीर जाकर अगर बल्ले के लिए वोट मांगना पड़ा तो मैं मांगूंगा। तो कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो किस करवट जाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान इंसाफ की सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, इलेक्शन कश्मीर में होने जा रहा है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से पीपी भी सरगर्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सरगर्म है। आप क्या समझती हैं अगली हुकूमत किसकी बनेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस से जिस हद तक मुतमईन है, क्या अवाम भी उस हद तक मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई 2 महीने कम 3 साल हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की पॉलिसी लाइन इस गवर्नमेंट ने ली है, यूनाइटेड नेशंस के सलामती काउंसिल के फ्लोर से लेकर जनरल असेंबली के फ्लोर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड था, जिस तरह कुलभूषण यादव का नाम लिया गया,
जो कि पिछली हुकूमतें डरती थी लेते हुए, क्योंकि कोई अंदर के मामलात थे उनके। जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का एम्बेसडर बन के लड़ा है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। यानी 70 साल में कोई हमारा ऐसा लीडर नहीं आया जिसने कश्मीर के मसले को और कश्मीर के लोगों के साथ यकजा हो के एक दिल की तरह पाकिस्तान को धड़कने का कहा। और जिस तरह से अभी जो हिंदुस्तान को जिस किस्म की लाइन दी गई, जिस किस्म का उनके सामने खड़े होके उनको कहा गया कि भाई हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, तुमने कश्मीर के जो हालात तुमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो किए हैं उसके तुम जब तक उस पर वापस नहीं जाओगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और यही स्टैंड थी जिसकी वजह से इंडिया को अपना सीज फायर करना पड़ा आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की लाइन के। डॉक्टर साहब, कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा स्टैंड लिया कश्मीर के लिए, आज भी वो कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की आपने पॉलिसियों की बात की, मुझे बताएं जब आपकी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी हैं, खान साहब का स्टैंड इतना अच्छा है, इसमें खान साहब के स्टैंड पे कोई दूसरी राय नहीं है, तो फिर क्या वजह बनी कि आपको कश्मीर का इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़रा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आखिरी दिन तक रहने वालों को अपनी जमात में लेकर टिकट देने पड़े और आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं वो आज़ाद करें? देखें जी, ये टिकट मिलने और ना मिलने की जो कहानी है ना, इसका तो कोई सोल्यूशन कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा होता है। ये जो हमारा जो करंट निज़ाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो जिस तरह से हम इलेक्टेबल्स की सियासत चलती है, इसमें टिकट कभी एक को मिलता है, कभी आपने देखे कई लोग कई पार्टियां बदलते हैं, और ये यहाँ का तरीका है। आप और मैं उससे एग्री ना करें। बसद एहतराम और माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में लोगों ने जो इतनी रगबत के साथ वोट दिए थे, जिसका समर आपको 2018 में देखने को मिला, वो इसलिए था कि आजमाए हुओं को दोबारा आजमाने का लोगों का मूड ही नहीं था, इसलिए वो पीटीआई की तरफ रुजू करना चाहते थे। तो अब जब आप आजमाए हुओं को ही टिकट देंगे तो वो जो पुराने लॉयल लोग हैं वो नहीं मुकर जाएंगे? देखिए जी, ये तो इंटरप्रिटेशंस की बातें होती है ना, कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो नजरियाती लोग हैं उनको देना चाहिए, लेकिन आपको एक प्रैग्मेटिक, एक जमीनी हकायक के मुताबिक डिसीजंस लेने होते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शंस लड़े जाते हैं, वो आपको मुझसे एग्री करना पड़ेगा कि एक आम आदमी जो कि जिसके पास यहाँ पर पैसे की गेम होती है, अब ये इसको आप माने या ना माने, इसको हम डिनाई करें या हम एक्सेप्ट करें, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े जाते हैं उसका तरीका जिस तरह का है उसमें बहुत मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आप भी तो आई हैं ना, आप बगैर पैसे के आई हैं, आप एक अपनी जमात के एक वर्कर हैं और आपके मतलब हम कहते हैं कि आप बगैर पैसे के आई हैं। तो अगर आपकी जमात ने भी उसी डगल पे चलना है, उसी कल्चर को अपनाना है, तो फिर आपकी जमात की का आने का या आपके नारों का वो सब जो था, क्या वो फ्रेब था? अगर फरेब था तो फिर आज आपको फरेब तो नहीं मिल रहा ना। आज क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके साथ फरेब कर रहे हैं? जिस बात पे उन्होंने कहा उस आपने खुद कहा है, मैं नहीं, आपने खुद कहा है कि हमें हमारे माशरे में ऐसा सिस्टम चलता है कि हमें ऐसे लोगों को रखना पड़ता है। तो तहरीक इंसाफ भी अगर उसका हिस्सा बन गई है तो फिर तब्दीली क्या? देखिए जी, ये तो आपका तो काम है प्रोग्राम में इस तरह की बातें करना। आप मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ अकाउंटेबिलिटी और लोग करप्शन को खत्म करने का मेन नारा हमारा ये था। अब आप खुद देखें कि क्या ये हो रहा है? क्या नैब, जब आप सिस्टम के बीच में से चलते हैं, केसेस लोगों पे किए जाते हैं और उनका रिजल्ट क्या निकलता है? वो व्हाइट वॉश मशीन से दोबारा से निकल के आ जाते हैं और कहते हैं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में बड़ी मेजर इश्यूज हैं, और उसको अगर आप एक आदमी को टारगेट करें या दो आदमी को टारगेट करें, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका सिस्टम फ्लॉड है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फ्लॉड सिस्टम में काम करना इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए तो मैं ये देख रही हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जहां जहां डिलीवर किया है वो सब काम, खा वो बिलियन ट्री सुनामी हो, खा वो हेल्थ कार्ड हो, खा वो हाउसिंग स्कीम हो, खा वो एहसास प्रोग्राम हो,
ये सब चीजें जो हैं ये सिस्टम के बाहर हैं। जो काम सिस्टम के अंदर होता है उसमें आप देख लें कि क्योंकि इस कदर करप्शन है, इस कदर हाथ बंधे हुए, और आप ये नहीं कह सकते कि तब्दीली के लिए क्या कोई फरिश्ते आसमान से उतरेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप ही के दौरे हुकूमत में नैब ने रिकॉर्ड रिकवरीज की हैं जिसे आलमी इदारों ने सराहा है। हम मानते हैं रिकवरीज की होंगी, अरबों रुपए की रिकवरीज की हैं। बड़े बड़े नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, ख्वाजा आसिफ, एक नाम बता दें, शाहिद खाकान अब्बासी, कोई एक नाम के नैब जिनसे पैसे रिकवर करवा सका हो। वो रिकवरीज किन से करवाई गई हमें मालूम नहीं है। इन बड़े नामों से तो रिकवरीज नहीं हो सकी, अब आगे और क्या बनेगा? तो मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ, आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ कि इस मुल्क में सिस्टम इतना फ्लॉड है कि उसके बीच में काम करना इंतहाई मुश्किल है। और खिराजे तहसीन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो इस फ्लॉड सिस्टम में भी डिलीवर कर रहे हैं और दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो डिलीवर कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये इतना बड़ा कारनामा है उनका कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि डॉक्टर साहबा 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को, 2 साल मजीद हैं। अल्लाह करे आप आगे भी जो आप कह रही हैं आप इसको डिलीवर कर सकें। 3 साल में आप इस सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकें। 3 साल में अब सिस्टम में तब्दीली नहीं ला सकी। आप खुद कह रही हैं हम इस सिस्टम में हैं, तो क्या आगे आने वाले 2 साल में कोई तब्दीली के इम्कानात हैं इस सिस्टम में? मुझे ये बताइए यासिर साहब, आप इसी मुल्क के रहने वाले हैं, 70 साल हो गया इस मुल्क को। जो काम 70 साल से आप मकई बो के आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके बाद आप गंदुम उसमें से निकालेंगे। तो जो सिस्टम है उसके बीच में जबरदस्त। तो फिर आपको डॉक्टर साहबा यही वादा करना चाहिए था, फिर आपको यही तकरीरें करनी चाहिए थी, फिर आपको इसी बात पे वोट लेना चाहिए था कि हमें सिस्टम को तब्दील करने में वक्त लगेगा। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि हम बिल्कुल इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमने भी इसलिए वोट दिया है कि हमें यकीन था कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल होगा। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। 2 साल में सिस्टम किस हद तक तब्दील होगा? 2 साल में सिस्टम तब्दील होने के आपको क्या चांसेस लग रहे हैं? जिस रफ्तार से सिस्टम तब्दील हो रहा है चांसेस तो बिल्कुल नहीं लग रहे। नहीं लग रहे आपको? नहीं लग रहे। चले देखते हैं फिर क्या होता है सिस्टम। चले वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहिबा आगे बढ़ते हैं जुग्राफियाई सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल जिस हद तक तब्दील हो रही है, खान साहब ने कैबिनेट को एतमाद में क्या लिया है कि हमारे रवाबित जो है वो हमसाया ममालिक से किस हद तक स्ट्रांग हो रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ बेहतरी हो सके? मुझे आपकी ये बात नहीं समझते खान साहब ने किस हद तक क्या लिया है। अफगानिस्तान में जो हालात हैं जी, अफगानिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। कोई अच्छे रिजल्ट्स वहां से मुतवक्को नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और हिंदुस्तान जो कि हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान में वो स्पॉइलर का काम करे, तो जब अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाएगा पूरा रीजन जो है वो एक आग में जलेगा। ये बहुत खतरनाक और बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं जिनके लिए कोशिश तो पाकिस्तान की हुकूमत तो बहुत एक सिंसियर एफर्ट कर रही है कि किसी तरह से हालात बेहतरी की तरफ जाएं। और तालिबान और जो करंट गवर्नमेंट है इनका जो भी अमेलगम बनता है वो एक अमन की तरफ जाए जिसमें अफगानिस्तान में अमन हो। और आप जो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो अब पाकिस्तान का जो एम है वो ये है कि इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में अमन हो और यहाँ पर तजारत हो। और उसी तजारत के थ्रू ही ये रीजन उठ सकता है, यहाँ की गुर्बत मिट सकती है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का वो भी यहाँ पर उसी सूरत में फाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सवात में जलसा, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर हुई और हस्बे तवक्को तकरीर का माखज़ कुछ तब्दील था।
अल्फाज में नरमी भी थी, गरज भी वैसी नहीं थी, खराबी सेहत के बायस इस बात को तो मान सकते हैं कि गरज वैसी नहीं हो सकती थी, लेकिन तकरीर का मतन तब्दील हुआ, इशारे जो किसी की तरफ थे वो तब्दील हुए, उन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया। तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का रास्ता तब्दील हो चुका है? क्या बयानिया मियां शहबाज शरीफ साहब का अपनाया जा चुका है, या फिर वजह कुछ और है? कुछ अरसे के लिए तलखियाँ और दूरियाँ और कुर्बतें जो हैं वो हुकूमत के साथ वैसी रखी जाएंगी जैसी यूजुअली अपोजिशन में होती हैं और किसी और तरफ इशारे नहीं होंगे? इसकी असल वजह क्या थी? बयानिया क्या तब्दील हो रहा है या वजह कुछ और है जिसकी वजह से कुछ अरसा बयानिया वैसा नहीं होगा? राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीर का अहाता क्या करते हैं? देखिए यासर, तकरीर से पहले आपको एक बात बता दूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की दिली ख्वाहिश थी है, और इसके लिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से बात भी की, और उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो इस जलसे में आए, और इसके लिए उन्होंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा बात की। और उसके बाद मौलाना साहब को ये यकीन दहानी कराई गई कि मरियम साहिबा इस जलसे में आएंगी। मौलाना साहब बड़े मुतमिन थे मरियम साहिबा इस जलसे में आएंगी, लेकिन हुआ अचानक ऐसे हुआ कि एक दिन पहले, ये मैं आपको मुसद्दका इतलाह दे रहा हूँ, एक दिन पहले मौलाना साहब को कहा गया कि इस जलसे में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब आएंगे, शाहिदा खान अब्बासी साहब होंगे और दीगर टीम साथ होगी, मरियम साहिबा यहाँ पे नहीं आएंगी। मरियम साहिबा कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन, कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने 8 तारीख से गालबन शुरू करनी है, तो यहाँ पर तो आए। उन्होंने कहा नहीं, मरियम साहिबा नहीं आ रही। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक मैसेज जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, किसी और तरफ से भी, कि मौलाना साहब अब हमें अपना जो रुख है ना वो किसी अदारे की तरफ नहीं करना। अगर आप अपने PDM के जलसों में अदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे और उस बयानिया को लेकर चलेंगे जिस बयानिया की बुनियाद पे मरियम बात करती थी, मरियम साहिबा, जिस बयानिया पे मियां नवाज शरीफ साहब बात करते थे, तो वो नहीं चलेगा। और यासर एकदम एक ही जलसे ने सारा PDM का बयानिया तब्दील कर दिया। आखिरकार मौलाना साहब उस बयानिए पे आ गए जो बिलावल चाहते थे, उस बयानिए पे आ गए जो मियां शहबाज शरीफ चाहते थे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो वक्त से पहले वहाँ पहुँचे तो उस वक्त भी इन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने मनाया भी और बताया भी कि जी हमें तब ही कुछ मिलना है, हमें तब ही कुछ मिल सकता है अगर हम इस तरह नहीं इस तरह करेंगे। मियाँ साहब की तकरीर हुई, बिल्कुल आप उस तकरीर को अगर आप सुन लें तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगी कि जो पहले PDM के जलसे में होता था? मौलाना साहब की तकरीर में कोई ऐसी चीज़ लगी? मुझे तो किसी बंदे ने कहा यार मुझे लगता है कि छोटे मियाँ साहब ने तकरीर लिख के दी हुई, मुझे बिल्कुल, बल्कि मुझे तो किसी ने कहा मुझे लगता है कि नई सिमें इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। मैं कहा नई सिमें, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा बस आपको समझ नहीं आती ना। मैंने कहा यार समझा दो। उसने कहा यार क्या समझाएं, मेरा ख्याल है कि सिमें चेंज हो गई हैं। अच्छा, फिर मुझे समझ नहीं आई। मुझे जहाँ तक पता है स्वात में तो सारे नेटवर्क काम खा रहे हैं ना, मोबाइलिंक भी है, भारत भी है, यूफोन भी है, सारे खा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी को सिम लगता है कोई चेंज हो के ना। अब शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े कहा है, मैं ये आपको बता दूँ कि अगर PDM के जलसों में अदारों को निशाना बनाया जाएगा तो मैं जलसों में नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं जाऊँगा तो मुस्लिम लीग भी नहीं जाएगी। मरियम साहिबा बड़ी परेशान थी। आपको पता है कि ये जलसा जो पूरा है ये पहला जलसा है जो मरियम साहिबा ने घर बैठ के मुकम्मल सुना है, मुकम्मल देखा है, और उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस से कोई ऐसी सिस्टम किया हुआ था कि ये बहुत सी चीज़ें जो TV पे नहीं भी आ रही थी वो लाइव देख रही थी। बाकायदा OB वैन जो है किसकी कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होती है, ये सारा कुछ हुआ था। तो मरियम साहिबा को ये यकीन था कि शायद कुछ सख्ती होगी। अब वो दिल के अरमा आंसुओं में बैठ गए। मौलाना साहब के साथ भी ये हो गया, मरियम साहिबा के साथ भी हो गया। तो यासर असल बात यह है कि आगे जो कराची का जलसा है, जो कराची का जलसा ना, उसमें ज़रा थोड़ा सा काम तब्दील होगा। उसमें मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाएंगे। उस पर मौलाना साहब जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। आपको पता है इस जलसे में भी मौलाना साहब को उनके करीबी एक शख्स ने कहा जनाब आपको पता है कि आपके सिंध के एक बड़े अहम शख्स के साथ कुछ अदारों के मतलब बड़ा फ़लाँ उनको रोका गया और ऐसा, इसका जिक्र कर दें। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये भी जिक्र नहीं होगा। या सर, उन्होंने कहा ये भी जिक्र नहीं होगा, सिर्फ आप महंगाई पे बात करें, आप दीगर मामलों पे बात करें, अफ़गानिस्तान पे बात करें,
लेकिन ना किसी अदारे के खिलाफ बात करेंगे, ना कोई ऐसा बयान देंगे कि जिससे हम मुतनाज़ा हो, लिहाजा हम अपनी जो जलसा है, जिस तरह तेज़ी से मियाँ साहब आपको था ना एक तेज़ी से ना बस इतना ही करना है, वो करके मियाँ साहब ने उकसा देता। राना साहब, मुझे आगे बढ़ना, पीपल्स पार्टी और PMLN की बात कर रही है, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो रह गया, ये आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फैसला किधर से आया कि वो भी कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन में शरीक होंगे? भाई फैसला क्लियर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई जब आप पाकिस्तान की सियासत मेरे हवाले कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि जी सियासत में मैं ही करूँगा, मैं हालात को बेहतर करूँ, मैं हालात को सीधी तरफ लेकर आऊँ, मैं हालात में जो एक बहुत पेचीदगी आ गई उसे दूर करूँ, तो फिर मुझे भी कश्मीर जाने दें। आप मुझे, मैं सदर हूँ, टिकट आप कहते हैं तो आपके साइनों से जारी होना है, सारा कुछ मेरे साइनों से जारी होना, तो मुझे आप कहते हैं कश्मीर की कैंपेन में ना जाओ, मैं तो जाऊँगा। नहीं, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, मरियम साहिबा के जलसों का जितना शेड्यूल है वो कम हो जाएगा। या सर, मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, मरियम साहिबा जो कश्मीर में जलसे करने जा रही हैं, उनका जो शेड्यूल है जलसों का, उसमें कमी आ जाएगी। शहबाज शरीफ जलसे ज़्यादा करेंगे, मरियम के जलसे कम होंगे, ये भी फैसला हो रहा है। अच्छा, यानी जलसे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ की कमी वाक़ई हो सकती है। वो बुनियादी चीज़ों पे, किन चीज़ों की वजह से कमी वाक़ई हो सकती है? भाई बात बड़ी क्लियर सी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब मैं हूँ पार्टी का सदर तो मुझे नंबर 1 होना चाहिए। अगर आप जलसे जुलूसों में मुझे नहीं लेकर जाते, वहाँ पे बीबी ही जाती है और बीबी कोई ऐसी बात कह देती है कि जो मेरी कमिटमेंट्स के ख़िलाफ़ हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। ये बाकायदा कमिटमेंट, मैंने कोई लफ्ज़ कहा है, इसे समझने वाले समझ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने जो कमिटमेंट किया, अगर उससे हट के कोई चीज़ हो जाती है फिर किधर जाऊँगा, और दूसरा मैं वहाँ पर हूँ तो फिर मुझे ही कश्मीर में होना चाहिए। सही। राना साहब, आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। हमें कुछ दिनों पहले तक तो ये था कि हालात कुछ साजगार हो जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नकियाल सेक्टर में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि तब्दीली वालों को भी हम देख लेंगे, वोट की इज्जत वालों का भी बंदोबस्त कर लेंगे, तो बिलावल ने कहा क्या है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, बात करते हैं। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं, ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। हम आजाद कश्मीर के अवाम के ताकत पे हुकूमत बनाएंगे। राना साहब, इसे सियासी जुमलेबाजी कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपी में डेडलॉक हो चुका है? डेडलॉक हो चुका है, जो टोटली तरक करके बिल्कुल डेडलॉक हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी ऐसी मुतहर्रिक शख्सियत जिसने हमेशा इन दोनों को आपस में बड़े करीब किया था, यहाँ तक कि नवाज शरीफ को मनाने में भी उसने अपना बड़ा रोल अदा किया था। ये शख्सियत दोनों तरफ में मुतअद्दिद मीटिंगें कर चुकी थी यासर, मुतअद्दिद मीटिंगें, और कई मीटिंगें तो ऐसी हुई थी, मेरे पास इतला ये है कि जिसमें मियाँ नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियात से और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियात की मियाँ नवाज शरीफ से बात भी कराई गई थी। मेरे पास तो ये भी इतला है कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की और बिलावल साहब की भी गुफ्तगू कराई गई थी। काफ़ी चीज़ें जब तय हुई तो उस पर आके डेड लॉक कहाँ पे हुआ, पीपल्स पार्टी ने कुछ शराइत रख दी। नून लीग की जो शराइत थी वो ये थी कि जनाब पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासत ज़रूर करे लेकिन जोड़ तोड़ ना करे। उन्होंने कहा जब आप पंजाब में जोड़ तोड़ करने आए, जोड़ तोड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ना, बिल्कुल ना करें, और आप और हम मिलकर सब एक ही तन बनाए, एक निशाना। पीपल्स पार्टी कहने भाई हमें सियासत की इजाज़त है, आप सिंध में आए, सिंध में आके सियासत करें। आप सिंध में हमारे सबसे बड़े जो इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप उनके साथ हैं, हमने तो नहीं आपको रोका, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बाहर एक हो जाते हैं ताकि हमें आपस में मिलकर हम सियासी तौर पर मजबूत हों। उन्होंने कहा नहीं भी, फिर अगर एक होना तो उसके लिए बिल्कुल शरायत है, आप हमारी हदूद में नहीं आएंगे, हम आपकी हदूद में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप हमारी हदूद में आ जाएं, हमें कोई इसमें नहीं है, हम भी आपकी हदूद में जाएंगे। असल मामला ये जो पीपल्स पार्टी के पंजाब में डेरे हैं ना, इससे शुरू हुआ, जिसके बाद बड़ी कोशिश की गई इनको आपस में इकट्ठा करने की। आखिरकार वो अहम शख्सियत जो इनके दरमियान पुल का रोल अदा कर रही थी, जिसने पहले भी इन्हें मिलाया था, जिसने पहले भी इनके साथ काफ़ी रवाबत करा के काफ़ी मामला दुरुस्त किए थे, वो शख्सियत आप पिछले 2 दिन से खामोश होकर बैठ गई है। उसकी खामोशी के बाद आपने ललकार सुन ली है बिलावल साहब की। अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगले 2 दिन में बिलावल के अलावा भी पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा खूब गरजेंगे बरसेंगे, खूब खुल डुल के बातें करेंगे
और ये आपको पता है इसमें एक ये भी शर्त थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर आप यही चाहते हैं कि हम नरमी करें, प्यार मोहब्बत करें, तो कराची का जलसा क्यों रखा है? आप कराची में एक बड़ा शो लग जाए और उसमें पीपल्स पार्टी ना हो तो यासर भी आवाज़, कराची में आपने जलसा करना है किसके ख़िलाफ़? हुकूमत किसकी है वहाँ पे? पीपल्स पार्टी की। वहाँ पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर MP MNA के तल्लक तरीके इंसाफ MQM पीपल्स पार्टी से। आप कराची में जलसा करके सिर्फ इमरान खान को की हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे बाकी भी चीज़ें करेंगे। और वहाँ पे अगर आप पावर शो लगाते हैं और ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर हमने बहुत बड़ा पावर शो लगा लिया और आगे सिंध हमारा होगा, तो पीपल्स पार्टी को ये बर्दाश्त होगा? ये कुछ शराइत थी यासर जिस पे काम नहीं चल सका और आखिरकार ये वो कहते ना कि डोली नहीं चढ़ सकी, ये हो ही नहीं सका। और ये तो राना साहब इस चपकलिश का ज़्यादा फ़ायदा PTI को होगा कश्मीर इलेक्शन? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, PTI को फ़ायदा होगा। लेकिन PTI इस वक्त जिन हालात में है, मुझे लगता है कि उन हालात में PTI को उतना फ़ायदा ना पहुँचे जितना फ़ायदा पहुँचना चाहिए। PTI जब तक यासर ये ज़हन में रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के हालात का बहुत बड़ा असर कश्मीर के हालात पे होता है। महंगाई, ये चीज़ें जो है ना, आम आदमी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुतरादिफ वहाँ पे वोट नहीं हो सकते, उसके मुताबिक ही वहाँ पे वोट हो सकते हैं और झुकाव भी उधर ही हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फूंक फूंक के कदम रखना होगा। दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।